राम राम मित्रों, ये कलयुग है। ये सतयुग या द्वापर नहीं है। यहाँ सत्य जैसे तैसे छुप के जीवन बिता रहा है, कदम कदम पे पराजित होता है, अपमानित होता है। ऐसा समय काल चल रहा है ये कलयुग का। तो मैं ये वीडियो प्रश्न के साथ उठाना चाहता हूँ कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद मोदी एंड टीम पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई फ़र्क पड़ेगा? ये प्रश्न आप सबके लिए है और इस प्रश्न का कुछ उत्तर मैंने भी तलाशा है, मैंने भी मंथन किया है। तो मुझे क्या लगा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो मेरा अपना अनुमान है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा, क्या इससे बड़े बड़े खुलासे भी अगर मोदी एंड टीम के विरुद्ध इस देश में आ जाएं, तब भी चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो उसका कारण जो सबसे अगर शुरुआत करी जाए उसकी, तो वो तुष्टीकरण से हम शुरुआत कर सकते हैं। कांग्रेस जो आज कीमत चुका रही है, जो आज देश की जनता ने कांग्रेस को एक तरह से नकार दिया है, खासकर उत्तर भारत में तो पूरी तरह से नकार दिया है, उसका एक मात्र कारण जो रहा वो उसकी तुष्टीकरण की परिभाषा रही है। वो तुष्टीकरण की जो वो धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो रही है। वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो लगातार इस देश में तुष्टीकरण होता रहा है, उसका दुष्परिणाम है कि आज मोदी इतने सशक्त होकर उभरे हैं। भारत बंटवारे के बाद एक हिंदू राष्ट्र था और हिंदुओं के हिस्से में आया था। ये तमाम क्षेत्रों को छोड़ते हुए हिंदू सिमट के एक इस क्षेत्र भर रह गए थे और उसके बाद भी हिंदुओं के साथ राजनीति के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे लगातार जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे आज़ादी के बाद, उन्होंने हिंदू जनमानस को दुखी किया, आघात किया। एक ऐसी स्थिति बना दी कि मुसलमान जिन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था नियम से, जो बंटवारे की शर्तें थी उस शर्तों के हिसाब से एक को भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, सब के सब को चले जाना चाहिए था। खासकर उत्तर भारत के मुसलमान जो आज बहुत कूदते हैं। ये जब सर्वे हुआ था, वोटिंग हुई थी आज़ादी के पहले पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को लेकर, तो सबसे बढ़ चढ़ के वोट दिया था उत्तर भारत के मुसलमानों ने। लगभग 90%, 95% मुसलमानों ने समर्थन किया था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जाना चाहते थे बंटवारे के बाद, लेकिन नहीं गए या उन्हें रोक लिया गया तुष्टीकरण करने के लिए। तो ऐसी स्थिति बना दिया कांग्रेस ने कि ये बचे हुए मुसलमान जो ज़बरदस्ती रुके थे या रोके गए थे, उनके अंदर इतना साहस आ गया कि वो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने लगे, वो गजवाए हिंद का स्वप्न देखने लगे। और कांग्रेस इसके लिए सबसे बड़े दोषी है। और साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ वो भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये आज भी हिंदू बहुमत से हैं, लगभग 85-80% हिंदू हैं इस देश में। और मोदी ने हिंदुओं की इस भावना को समझा है, कद्र किया है, सम्मान किया है, और हिंदुओं को आत्मविश्वास देने के लिए इन्होंने कई सारे काम किए हैं। राम मंदिर उसका एक एग्जाम्पल है, जो सदियों से हिंदुओं का आप कह सकते हैं कि राम हिंदुओं की आदर्श रहे हैं, सबसे प्रमुख भगवान रहे हैं। और राम के मंदिर को इस देश में नहीं बनने दिया कि आज़ादी के पहले तो जो हुआ सो हुआ, उसको एक बार को भूला जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है कि हमारे देश में हमारे लोगों का शासन नहीं था, इसलिए हम राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाए। लेकिन आज़ादी के बाद 75 सालों तक भी राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया जा सका। इस दौरान कांग्रेस की ही सरकार देश में रही। तो दोष सीधे सीधे कांग्रेस पर ही जाता है, और उस काम को सफलतापूर्वक मोदी एंड टीम ने संपन्न कराया। आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में जो है खड़ा है और लाखों लाखों लोग वहाँ रोज पहुँच रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, मेरिट की अगर बात करी जाए, अगर आज आप देखिए तो मेरिट पे वोट की अगर बात करी जाए तो एक कांग्रेस थी जिसके पास मेरिट के वोट थे, लेकिन उसके इस धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के चलते मेरिट के वोटरों ने उसे लगभग छोड़ दिया।
मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ लोग हैं जुड़े हुए। और दूसरी एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी आई थी केजरीवाल जी की, उसके पास भी मेरिट के वोट थे और अभी भी हैं थोड़े से चंद वोट, लेकिन केजरीवाल के व्यक्तित्व के चलते, उसकी संकीर्ण मानसिकता के चलते ये एक बहुत बड़ा आंदोलन की जो उपज थी, जिसे सूर्य की तरह भारत के लोकतंत्र के आसमान में चमकना चाहिए था, वो एक टिमटिमाता हुआ दीपक बन के रह गया है। इस व्यक्ति की स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता की सब कुछ मैं ही रहूं, इस दुर्भावना के चलते उस व्यक्ति ने इतने बड़े आंदोलन का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था, मैं भी उसमें एक पार्टिसिपेंट था, इस व्यक्ति की लालच ने उस पूरे आंदोलन की ऐसी की तैसी कर दूँ। मैं कहूँगा कि भारत में अगर आंदोलनों को देखा जाए तो एक बड़ी आज़ादी के बाद सबसे बड़ी विफलता रही। एक ऐसा समय था जब पूरा देश एकजुट था, एक समय था जब राजनीतिक परिवर्तन इस देश में किया जा सकता था, लेकिन इस नीच व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, मैं उसे नीच ही कहूँगा, इस नीच व्यक्ति ने जो है उस पूरे सफलता को मटिया मेट कर दिया। तो ये मेरिट की बात मैं अब कर रहा हूँ। तो आज अगर देखा जाए तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो यूपी के सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, डीएमके हो, आपकी बंगाल की टीएमसी हो, या जो भी दक्षिण से लेके उत्तर से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, इनमें से किसी के पास भी मेरिट का वोट नहीं है। चाहे आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ले लीजिए, जो पूरी तरह से धर्म पे आधारित है, इसके अलावा एक भी मेरिट का वोट नहीं उनके पास है। इसी तरह किसी भी क्षेत्रीय दल के पास मेरिट पे एक भी वोट नहीं है। सारे के सारे सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे खड़े हुए, या कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ हानि के लिए इनसे जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मेरिट पे वोट आज थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रतिशत है तो वो कांग्रेस के पास है और आम आदमी के पास है, और बहुतायत से जो ये मेरिट का वोट होता है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी एंड टीम के साथ है और भाजपा के साथ है। और यही प्लस पॉइंट है, मैं कहूँगा, नरेंद्र मोदी के साथ, कि चाहे कितने बड़े आप खुलासे कर लीजिए, चाहे कितने आरोप प्रत्यारोप आप नरेंद्र मोदी पे लगा लीजिए, कितनी कालिख पोतने की आप कोशिश करिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, लेकिन नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में जीतेंगे, ये मेरा अपना आकलन है। और कारण मैंने बताया कि ये दो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हिंदुओं की भावनाओं को उन्होंने समझा, उनको सम्मान दिया, उनका कद्र किया। इसलिए देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ पैसा और ये सारी चीज़ें ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, उसकी संस्कृति उसके साथ रहनी चाहिए। संस्कृति के लिए और राष्ट्र के लिए व्यक्ति जान दे देता है, कुर्बानी दे देता है अपनी। तो संस्कृति और सभ्यता को जो नष्ट करने का प्रयास किया गया है भारत के राजनीतिक दलों द्वारा, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो तुष्टिकरण किया गया है, जो कुछ अल्पसंख्यक जातियों को, अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया गया है, और क्षेत्रीय दलों द्वारा जो जाति के नाम पे राजनीति करी गई है, और व्यक्तिगत रूप से अपने जाति को बढ़ावा दिया गया, या फिर यूँ कहिए कि ये तो एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, ऑलमोस्ट यू कैन सी दे आर द प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स। उनमें मेरिट का, उनके अंदर भी मेरिट का कोई मतलब नहीं है। बाहर मेरिट के वोटर्स तो छोड़ दीजिए, उनके अपने अंदर भी मेरिट पे पदोन्नति और पद नहीं है। वो सिर्फ जो है जाति के नाम पे है, परिवार के नाम पे है। तो ये दो चीज़ें मोदी को लगातार रेस में आगे किए हुई हैं, और मैं यही कहूँगा कि 2024 में चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा जो है मोदी के विरुद्ध आए, या फिर कोई और आरोप निकल के आए, दर्जनों आरोप निकल के आए मोदी और टीम के विरुद्ध, लेकिन जीतेगी मोदी ही टीम, क्योंकि ये देश की जनता ऐसी ही है। इस देश के जो हिंदू हैं वो आज़ादी के बाद पहली बार गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें लग रहा है कि कोई है जो उनकी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे खड़ा है और वो उसके पीछे खड़े हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अभी
कई दशकों तक हिंदू खड़े रहेंगे जब तक कि ये क्षेत्रीय दल और कांग्रेस अपनी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को नहीं बदल लेती है। भारत में सनातन संस्कृति के मानने वालों के लिए कौन सी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा? मैंने अपनी कई वीडियो में ये कहा है कि सनातन संस्कृति से बड़ी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा तो इस पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में है ही नहीं। इससे बड़ी धर्मनिरपेक्षता क्या है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हो, जो पूरे विश्व ही नहीं अंतरिक्ष तक में शांति की कामना करता हो। उस संस्कृति से बेहतरीन धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या हो सकती है? इससे इतर कोई भी परिभाषा गढ़ी जाएगी उसका समय इस देश में ख़त्म हो चुका है। तो ये क्षेत्रीय दल और कांग्रेस वाले सोच लें, कितना भी प्रयास करें आप, कुछ जाति से जुड़े लोगों के वोट के सिवा, कुछ धर्म से जुड़े लोगों के वोट के सिवा आपकी झोली में एक भी वोट नहीं है। मेरिट का एक भी वोट आप अभी नहीं पाने जा रहे हैं। अपने व्यक्तित्व और चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपनी इस परिभाषाओं में परिवर्तन लाइए, फिर उम्मीद करिए कि देश की जनता आपको सत्ता देगी। तो मित्रों नमस्कार, ये मेरा मूल्यांकन था। कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ, किसी को हर्ट करने का कोई प्रयास नहीं था। एक निष्पक्ष सिंहावलोकन था कि क्या हो सकता है 2024 में, क्योंकि इलेक्टोरल डेटा को लेके खूब हो हल्ला मचा। मैं भी उनमें से एक हूँ क्योंकि मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ। अगर जिस ढंग से मेरा मानना है कि चुनावी चंदे के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो अंततः बहुत बड़ी सफलता को छोटी कर देगा। मेरा ये कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, ये सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, कलयुग है, लेकिन फिर भी साधन और साध्य का जो नियम जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ वो होना चाहिए। किसी सभ्य समाज के लिए वो परिभाषा होनी चाहिए। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।